आज का भारत 2014 वाले भारत से कितना अलग है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सिर्फ 2 थे और आज 300 से भी ज्यादा यूनिट्स जो अमेरिका को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन से सप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले क्वार्टर में ही इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट 47% जंप करके $12.4 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें कि $7.6 बिलियन तो सिर्फ मोबाइल फोन्स का हिस्सा है। और सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, नॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि सोलर मॉड्यूल्स हो गए, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए, या फिर आप चार्जर्स की बात कर लीजिए तो वो भी 37% ऊपर गए हैं। इन शॉर्ट, हमारा देश अपना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बना रहा बल्कि ग्लोबल मार्केट को भी कैप्चर कर रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की भी थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। ताइवान दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर बनाता है और भारत अब धीरे धीरे इस दौर में आ रहा है। एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट $100 बिलियन से $110 बिलियन का हो जाएगा। तो जो चीज पहले हम इंपोर्ट किया करते थे, अब भारत उसमें एक नया प्लेयर बनकर उभर रहा है। और अब आते हैं थोड़े से फाइनेंस के ऊपर। इसी जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 42,702 करोड़ का इन्फ्लो आया, यानी कि अराउंड 81% का सर्ज आया। एसआईपी कंट्रीब्यूशन ऑल टाइम हाई यानी कि 28,464 करोड़ तक पहुंच गया है। और इसका मतलब है कि आम आदमी अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके भारत के ग्रोथ का एक हिस्सा बन रहा है। अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो मैं सिर्फ आपको एक ही सप्ताह का डेटा बताता हूं, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। सिर्फ 4 से 9 अगस्त के बीच में $205 मिलियन की फंडिंग मिली है, जिसमें कि ज्यादातर अर्ली स्टेज वाली डील्स थी। और जिसका मतलब है कि स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को भरोसा है कि इंडिया में उनके स्टार्टअप का फ्यूचर ब्राइट है। FSSAI ने 3 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग दी और 405 हब्स को सर्टिफिकेशन दिया। अगर टूरिज्म का डेटा देखा जाए तो 2024 में 99 लाख फॉरेनर्स भारत आए, यानी कि 2023 से 95 लाख से भी ज्यादा लोग। और सबसे ज्यादा आए थे लोग अमेरिका से, बांग्लादेश से और यूके से। वैसे मैं बांग्लादेशियों को यहाँ पे थोड़ा सा साइड ही रखना चाहूंगा। साथ में डिफेंस का डेटा कहता है कि 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, जो कि पिछले साल से 18% ज्यादा है और 2019-20 से तो 90% ज्यादा है। वंदे भारत ट्रेन की संख्या 144 पहुंच गई है और 3.9 करोड़ लोग अब तक सफर कर चुके हैं। और कश्मीर तक फ्राइट ट्रेन पहुंच गई है, जिसका कि पहला पैकेज था 1380 मेट्रिक टन का सीमेंट जो अनंतनाग पहुंचा। तो डिजिटल भारत की कहानी और भी बड़ी है। आधार हो गया, यूपीआई हो गया, डिजी लॉकर हो गया, डीबीटी हो गया, और इन टूल्स ने आम आदमी की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी आसान कर दी है। और अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो इन सभी में से जो 2 सबसे मेन है मेरे हिसाब से वो है डीबीटी और यूपीआई। इन्होंने चीजों को बहुत आसान कर दिया है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो बेनिफिट होता है वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचता है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं, कोई घूस नहीं। जबकि डीबीटी से पहले सरकार अगर ₹1 देती थी तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ पैसे बच जाते थे। और अब इसी मॉडल को भूटान में, सिंगापुर में, मॉरिशियस में, नेपाल में, इन कंट्रीज में भी इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। सैम एल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ है, वो खुद कह रहे हैं कि भारत एआई के मार्केट में यूएसए के बाद सबसे बड़ा है और जल्द ही नंबर 1 भी बन सकता है। इसलिए GPT-5 यहाँ पे फ्री लॉन्च किया गया है। अगर आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और GPT-5 यहाँ पे इसीलिए फ्री में लॉन्च किया गया ताकि जो छोटे छोटे बिजनेसेस है ना, वो भी एआई का इस्तेमाल कर सके, उससे बेनिफिट ले सके। बाकी मैं चाहता हूँ कि कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने सिटी का नाम लिखें ताकि मुझे आइडिया लगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किस किस सिटी से हैं। नमस्कार।